लालच वो बुरी बला है जो किसी भी इंसान के ऊपर अगर एक बार हावी हो जाए तो किसी भी कदम उठाने को मजबूर हो जाता है, ये जानते हुए भी कि गलत रास्तों पे चलना खतरों से खाली नहीं है। आज की कहानी में भी सेम कुछ ऐसी होता है, जिसकी वजह से ना सिर्फ एक व्यक्ति की मौत हो जाती है, बल्कि जब इसका असलियत उसके परिवार वालों को मालूम चलता है तो खुद उन्हें भी अपने कानों पर यकीन नहीं होता है। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने वाला हूँ, ये घटना है असम प्रदेश के गुवाहाटी शहर की। गुवाहाटी का एक थाना पड़ता है जुलकबारी। बात कर रहा हूँ मैं 5 फरवरी 2024 के शाम के करीब 4 बजे के आसपास। दरअसल इसी जुलकबारी थाने में एक व्यक्ति फ़ोन करता है और पुलिस वालों से कहता है कि साहब मेरा नाम प्रकाश थापा है और मैं रेडिसन ब्लू होटल से बोल रहा हूँ। दरअसल इस होटल के कमरा नंबर 922 में एक व्यक्ति का डेड बॉडी पड़ा है, आप जल्दी से आ जाइए। प्रकाश जैसे इस तरह की बातें कहता है, पुलिस तुरंत ही अपने टीम के साथ होटल में पहुंचती है और सबसे पहले उस डेड बॉडी को चेक करती है। तो मालूम चलता है कि मरने वाले व्यक्ति की उम्र लगभग 44 से 45 साल के आसपास है, जिसके मुंह और नाक से काफ़ी मात्रा में खून भी बह रहा था। डेड बॉडी को देख करके साफ अंदाज़ा लगाया जाता है कि शायद मरने वाले व्यक्ति ने अपनी आखिरी सांस तक लड़ाई किया था। उससे अंदाज़ा ये भी लगाया जाता है कि अपराधी एक नहीं होंगे बल्कि एक से ज़्यादा होंगे। पुलिस घटनास्थल की बड़ी बारीकी तरीके से मुआयना करती है, पर बावजूद इसके पुलिस के हाथ कोई सबूत नहीं मिलता है। पुलिस जब उस डेड बॉडी के बारे में मैनेजर प्रकाश थापा से पूछताछ करती है तो प्रकाश कहता है कि साहब जब मैं आप लोगों को फ़ोन किया था ठीक उससे 10 मिनट पहले रिसेप्शन पे एक अननोन नंबर से फ़ोन आया था। फ़ोन करने वाले व्यक्ति ने बताया कि कमरा नंबर 922 में जो व्यक्ति ठहरा है उसकी तबीयत काफ़ी ख़राब है, उसे तुरंत लेकर के डॉक्टर के पास जाओ। जब मैं कमरे के अंदर आया तो इसे मृत अवस्था में देखा और फिर मैंने आपको फ़ोन किया। प्रकाश जैसे इस तरह की बातें कहता है, पुलिस उससे फिर से पूछताछ करती है कि ये व्यक्ति है कौन और रहने वाला कहाँ का है। इसमें प्रकाश पुलिस वालों से कहता है कि साहब ये हमारे होटल का रेगुलर कस्टमर है, जिसका नाम है सुरेश कांबले। सुरेश जो कि पुणे शहर का रहने वाला है, एक डायमंड और कार का बहुत बड़ा व्यवसायी है। प्रकाश पुलिस वालों से कहता है कि साहब सुरेश अपनी एक महिला मित्र के साथ इस कमरा को बुक किया था। जैसे ही महिला का नाम लेता है, पुलिस प्रकाश से फिर से पूछती है कि वो महिला कौन है और कहाँ पे है। इसमें प्रकाश पुलिस वालों से कहता है कि साहब मुझे ये तो नहीं मालूम कि वो महिला कहाँ पर है, पर उसका नाम है अंजलि शाह। अंजलि जो पश्चिम बंगाल के हावड़ा जिला की रहने वाली है, जिसकी उम्र है लगभग 25 साल के आसपास। पुलिस सबसे पहले डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेती है, उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और साथ ही इस बात की जानकारी सुरेश के परिवार वालों को दे देती है। सुरेश के परिवार में उसकी पत्नी के अलावा एक 13 साल की बेटी है और एक छोटा भाई है, जिसका नाम है विशाल कांबले। इधर विशाल को जैसे ही मालूम चलता है, पुणे शहर से चलकर गुवाहाटी में जाता है। पुलिस विशाल के तहरीर पर धारा 302 के तहत मुकदमा दर्ज करती है और इस केस की छानबीन करना शुरू करती है। पुलिस इस केस की छानबीन करने के लिए सबसे पहले होटल में लगे सीसीटीवी कैमरे को चेक करती है। पुलिस जब सीसीटीवी कैमरे को चेक करती है तो मालूम चलता है कि 3:45 बजे के आसपास अंजलि होटल से बाहर एक व्यक्ति के साथ जाते हुए दिखाई देती है। पुलिस जैसे उस व्यक्ति को देखती है, उस व्यक्ति के बारे में फिर से होटल मैनेजर प्रकाश से पूछताछ करती है। प्रकाश कहता है कि साहब मैं उस व्यक्ति को तो नहीं जानता हूँ, पर यह व्यक्ति हमारे ही होटल के कमरा नंबर 1024 बुक किया है। जाकर के पुलिस जब रजिस्टर चेक करती है तो मालूम चलता है कि उसका नाम विकास शाह है, जो पश्चिम बंगाल के हावड़ा जिला का रहने वाला है। विकास जिसकी उम्र है लगभग 27 साल के आसपास। पुलिस अब इन दोनों के बारे में पता लगाने के लिए विकास और अंजलि दोनों के मोबाइल को सर्विलांस पर डाल देती है। दरअसल दोनों का मोबाइल भी ऑन था और लोकेशन भी दिखा रहा था। दोनों का लोकेशन गुवाहाटी का रेलवे स्टेशन का दिखाई दे रहा था। लेकिन इससे पहले कि पुलिस लोकेशन के हिसाब से गुवाहाटी के रेलवे स्टेशन पर पहुंचती, इन दोनों का लोकेशन गुवाहाटी के एयरपोर्ट की तरफ जाते हुए दिखाई देता है। पुलिस उस लोकेशन का पीछा करने लगती है और एयरपोर्ट के रास्ते से ही एक प्राइवेट टैक्सी से दोनों को अपने कस्टडी में ले लेती है। पुलिस उसी शाम को करीब 5 बजे के आसपास इन दोनों को अपने कस्टडी में लेकर थाने में पहुंच जाती है और फिर इन दोनों से सुरेश की हत्या के बारे में पूछताछ करती है। इस पे विकास और अंजलि बिना किसी शक्ति दबाव के अपनी सच्चाई ही नहीं कबूल करते हैं, बल्कि जब इस हत्या की पूरी कहानी बताते हैं तो वाकई में इसे सुनने के बाद खुद सुरेश के भी परिवार वालों को अपने कानों पर यकीन नहीं होता है।
दरअसल इस कहानी की शुरुआत होती है घटना से ठीक लगभग 1 साल पहले। सुरेश, जो कि एक डायमंड और कार का बहुत बड़ा व्यवसायी ही नहीं है, बल्कि अपना बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए कई शहरों में जाता है। करीब 1 साल पहले सुरेश अपनी बिजनेस को बढ़ाने के लिए कोलकाता के नेताजी सुभाष चंद्र बोस के एयरपोर्ट के एक रेस्टोरेंट में जाता है और इसी रेस्टोरेंट में सुरेश पहली बार अंजलि शाह को देखता है। अंजलि इसी रेस्टोरेंट में स्टोर मैनेजर है। सुरेश जब पहली बार अंजलि को देखता है तो उसकी खूबसूरती देख उसके तरफ देखते ही रह जाता है। उसके बाद से अब सुरेश अंजलि के नज़दीक जाने के लिए अक्सर जब भी कोलकाता में जाता है उसी रेस्टोरेंट में जाता है और कैसे भी करके अंजलि से बातचीत करने की कोशिश करता है। हालांकि सुरेश जब अंजलि के नज़दीक जाने की कोशिश करना शुरू करता है तो अंजलि को भी समझने में देर नहीं लगता है कि सुरेश उससे चाहता क्या है। दरअसल अंजलि और सुरेश के बीच उम्र में लगभग 20 सालों का फासला होता है। चूँकि अंजलि उस रेस्टोरेंट का मैनेजर थी, इसलिए एक दिन सुरेश से बातचीत करती है। लेकिन सुरेश और अंजलि जब पहली बार एक दूसरे से बातचीत करते हैं तब अंजलि को मालूम चलता है कि सुरेश एक बहुत बड़ा व्यवसायी ही नहीं है, बल्कि उसके पास अच्छा खासा पैसा भी है। जैसे ही अंजलि को मालूम चल जाता है कि सुरेश के पास ढेरों सारी दौलत है, अंजलि भी लालच में आ जाती है और फिर सुरेश के नज़दीक जाना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से सुरेश और अंजलि दोनों एक दूसरे का अपना अपना मोबाइल नंबर शेयर कर लेते हैं। उसके बाद से फ़ोन पे बातचीत करना शुरू कर देते हैं। सुरेश और अंजलि के बीच में पहले तो दोस्ती होती है, लेकिन बातचीत करते करते आखिरकार सुरेश और अंजलि के बीच में प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है। लेकिन सुरेश और अंजलि के बीच में जब प्रेम प्रसंग शुरू होता है, सुरेश अपनी सारी सच्चाई अंजलि से बता देता है कि वो शादीशुदा ही नहीं है, बल्कि उसे एक 13 साल की बच्ची भी है। इसके बावजूद भी अंजलि सुरेश से बेइंतहा मोहब्बत करने लगती है। दोनों के बीच में जब प्रेम प्रसंग शुरू होता है, सुरेश और अंजलि इस दौरान एक दूसरे से कई बार मुलाकात भी करते हैं। जब भी एक दूसरे से दोनों मुलाकात करते हैं, सुरेश अंजलि को महंगे महंगे गिफ्ट भी ला करके देता है, जिसे पा करके अंजलि भी बेहद खुश होती है। धीरे धीरे लगभग 1 साल का समय गुजरता है, पर जैसे ही 1 साल का समय गुजर जाता है, इधर अंजलि के जीवन में विकास एंट्री कर जाता है। विकास, जो पश्चिम बंगाल के हावड़ा जिला का रहने वाला है, एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता है। विकास, जिसकी उम्र है लगभग 27 साल के आसपास। विकास और अंजलि के बीच में जब दोस्ती होती है, दोनों के बीच में जब प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है, विकास और अंजलि दोनों एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत करने लगते हैं। लेकिन अंजलि का जब विकास के साथ में प्रेम प्रसंग शुरू होता है, इस बारे में सुरेश को कभी नहीं बताती है, बल्कि समय निकाल कर दोनों के साथ बारी बारी से घूमते भी रहती है। पर जैसे ही कुछ महीने का और समय गुजरता है, एक दिन सुरेश को मालूम चल जाता है कि अंजलि का विकास के साथ में प्रेम प्रसंग शुरू हो चुका है। जैसे ही अंजलि का सच्चाई मालूम चलता है, ये जान करके सुरेश काफ़ी गुस्से में आ जाता है और अंजलि को समझाते हुए कहता है कि मैं शादी करना चाहता हूँ, तुम विकास को छोड़ दो। लेकिन विकास को जब छोड़ने की बात कहता है, इस पर अंजलि उसे जवाब देते हुए कहती है कि मैं तुम्हें छोड़ सकती हूँ, पर विकास को नहीं छोड़ सकती हूँ, बल्कि आज के बाद से मैं तुमसे मिलूंगी भी नहीं और हम दोनों के बीच कोई रिश्ता भी नहीं रहेगा। अंजलि जब इस तरह की जवाब देती है, ये सुन करके सुरेश भी काफ़ी सोच में पड़ जाता है। सुरेश अंजलि को काफ़ी समझाने की कोशिश करता है, लेकिन अंजलि सुरेश की बात मानने के लिए तैयार ही नहीं होती है। इधर सुरेश को जब पूरा यकीन हो जाता है कि अंजलि उसकी बात नहीं मानने वाली है, अब सुरेश अंजलि को ब्लैकमेल करना शुरू कर देता है। दरअसल अंजलि और सुरेश जब दोनों एक दूसरे से मुलाकात किए थे, उस पल का कुछ फ़ोटो और वीडियो सुरेश ने अपने मोबाइल में कैप्चर कर लिया था। सुरेश उसी फ़ोटो और वीडियोज़ को अंजलि को दिखाकर उसे धमकाने लगता है कि अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगी तो मैं ये सारा फ़ोटो और वीडियो विकास के नंबर पर भेज दूंगा। हालांकि सुरेश जब इस तरह की धमकी अंजलि को देता है, अंजलि इस धमकी से भी नहीं डरती है। इसीलिए सुरेश एक दिन उस फोटो और वीडियोज़ को विकास के नंबर पर भेज देता है। इधर विकास जब उस फोटो और वीडियोज़ को देखता है, इस बारे में अंजलि से पूछताछ करता है, तो अंजलि भी विकास को सारी अपनी सच्चाई बता देती है। कहती है कि ये बिल्कुल सच है कि मेरा सुरेश के साथ में अफेयर चल रहा था, लेकिन मेरा जब तुम्हारे साथ में अफेयर शुरू हुआ, उसके बाद से मैंने सुरेश को छोड़ दिया है। लेकिन सुरेश अब मुझे ब्लैकमेल कर रहा है, वो मुझे तरह तरह की धमकी भी दे रहा है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। अंजलि जैसे इस तरह की बातें विकास से कहती है, विकास भी उसकी बातों में आ जाता है, क्योंकि विकास भी अंजलि से बेइंतहा मोहब्बत करने लगा था। दोनों बैठ करके जब इस बारे में बातचीत करते हैं, विकास अंजलि को समझाते हुए कहता है कि एक काम करो,
तुम सुरेश को मिलने के लिए कोलकाता के किसी होटल में बुलाओ, मैं भी साथ में चलूँगा। फिर दोनों मिलकर के कैसे भी सुरेश को समझा बुझा कर उससे मोबाइल छीन लेंगे। जब इस तरह की सुझाव देता है, अंजलि इसी सुझाव के आधार पर सुरेश के नंबर पर फ़ोन करती है और उसे एक आखिरी बार मिलने के लिए कोलकाता के एक होटल में बुलाती है। साथ ही साथ कहती है कि मेरे साथ विकास भी रहेगा। लेकिन अंजलि जब इस तरह की बातें सुरेश से कहती है, न जाने सुरेश को अंजलि पे क्यों शक हो जाता है। सुरेश अंजलि से कहता है कि अगर तुम्हें वाकई में मुझसे मिलना है तो जहाँ पे मैं बुलाऊँ वहाँ पे तुम्हें आना पड़ेगा। सुरेश अंजलि से कहता है कि मैं गुवाहाटी के एक होटल में कमरा बुक करता हूँ, तो वहाँ पे मिलने के लिए आओ, पर याद रखना तुम्हारे साथ विकास नहीं होना चाहिए। सुरेश जब ये सारी बातें अंजलि से कहता है, अंजलि ये सारी बातें विकास को बताती है। विकास अंजलि को समझाते हुए कहता है कि जहाँ पे वो बुला रहा है तुम वहीं पे मिलने के लिए जाओ, मैं खुद उस होटल में पहुँच जाऊँगा। उसके बाद से हम दोनों मिल करके उससे मोबाइल छीन लेंगे। उसके बाद से सुरेश तुम्हें ब्लैकमेल नहीं करेगा। जब अंजलि सुरेश के नंबर पर फ़ोन करती है तो सुरेश अंजलि से कहता है कि 5 फरवरी 2024 को गुवाहाटी के रेडिसन ब्लू होटल में मैं कमरा बुक करता हूं, तुम वहीं पे मिलने के लिए आओ। इधर 5 फरवरी 2024 को जब अंजलि गुवाहाटी के लिए निकलती है, उसके साथ विकास भी चला जाता है। लेकिन एयरपोर्ट पे जब वहाँ पे पहुँचती है तो वहाँ पे सामने विकास नहीं आता है, बल्कि एयरपोर्ट से ही सुरेश अंजलि को लेकर के रेडिसन ब्लू होटल के कमरा नंबर 922 में जाता है। दरअसल वो कमरा अपने और अंजलि के नाम पे बुक कराया था। जैसे ही उस होटल में पहुंचता है, अंजलि इस बात की जानकारी विकास को दे देती है और विकास भी इसी होटल में कमरा नंबर 1024 बुक कर लेता है और खुद होटल में पहुंच जाता है। इधर सुरेश और अंजलि जब कमरे के अंदर एंट्री करते हैं, थोड़ी देर बैठ करके तो बातचीत करते हैं, लेकिन उसके बाद सुरेश बाथरूम में चला जाता है। सुरेश जैसे ही बाथरूम में जाता है, इधर अंजलि विकास को वहाँ पे बुला लेती है और साथ ही साथ कमरे का दरवाज़ा खोल देती है। विकास जब कमरे के अंदर एंट्री करता है, दरवाजे को अंदर से लॉक कर देता है। लेकिन विकास जब उस कमरे में जाता है तो अपने साथ एक पिट्ठू बैग लेकर के जाता है। अपने षड्यंत्र के तहत उस बैग में एक रस्सी और कुछ नींद की गोलियां भी लेकर के गया था। दरअसल विकास ने सोचा था कि सुरेश के कोल्ड ड्रिंक में नींद की गोलियां मिला देगा, पीने के बाद सुरेश जैसे ही बेहोश हो जाएगा, उसका मोबाइल लेकर दोनों कमरे से बाहर निकल जाएंगे। लेकिन विकास जैसे ही कमरे के अंदर एंट्री करता है, इधर सुरेश भी बाथरूम से बाहर निकल जाता है और अपने सामने विकास को देख लेता है। अपने सामने जैसे ही विकास को देखता है, इस प्रकार से गुस्से में आ जाता है कि विकास के साथ हाथापाई करना शुरू कर देता है। विकास और सुरेश के बीच में जब हाथापाई शुरू होती है, अंजलि भी विकास का साथ देने लगती है। उसके बाद से विकास और अंजलि मिल करके सुरेश को इतनी बुरी तरीके से पिटाई करते हैं कि सुरेश वहीं पे बेहोश हो जाता है। उसके नाक और मुंह से खून भी बहने लगता है। सुरेश जैसे ही बेहोश हो जाता है, उसके बाद से ये दोनों मिलकर सुरेश का मोबाइल ले लेते हैं और करीब 3:45 बजे के आसपास होटल से बाहर निकल जाते हैं और सीधे गुवाहाटी के रेलवे स्टेशन पर जाते हैं ताकि वहाँ से ट्रेन पकड़कर कोलकाता जा सके। लेकिन दोनों जैसे ही रेलवे स्टेशन पर पहुँचते हैं, तब इन्हें मालूम चलता है कि दरअसल उस वक्त गुवाहाटी से कोई भी ट्रेन कोलकाता के लिए थी ही नहीं। इसीलिए उसी स्टेशन से विकास रेडिसन ब्लू होटल के रिसेप्शन पे फ़ोन करता है और रिसेप्शन पे बताता है कि कमरा नंबर 922 में जो व्यक्ति ठहरा है, उसकी तबीयत काफ़ी ख़राब है, उसे डॉक्टर के पास ले जाया जाए। दरअसल विकास को लगता है कि सुरेश अभी भी बेहोश पड़ा होगा। लेकिन इधर जैसे ही होटल मैनेजर प्रकाश थापा कमरा नंबर 922 में जाता है तो देखता है कि सुरेश की मौत हो चुकी है। वाकई में दोनों जब अपनी पूरी कहानी पुलिस को बताते हैं, पुलिस इन दोनों के ही तहरीर पे अपने कस्टडी में लेकर अगले दिन जिला अदालत में पेश करती है, जहां से इन दोनों को जेल भेज दिया जाता है। दोस्तों, इस पूरी घटना के बारे में आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। कल फिर मिलते हैं एक और नई सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।